नमस्कार साथियों, आप सभी का अभिप्रेरणा के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सोइल केमिस्ट्री में मृदा अभिक्रिया के बारे में या पीएच की सामान्य जानकारी। देखा जाए तो यह टॉपिक जेट आईसीआर व कृषि प्रयोगशाला में एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं हम मृदा अभिक्रिया के बारे में। देखिए, मृदा अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है। मृदा अभिक्रिया से क्या तात्पर्य? तो मृदा अभिक्रिया से तात्पर्य है मृदा की अम्लता, क्षारकता व उदासीनता से है। मृदा की अम्लता, क्षारकता व उदासीनता से है। यह अम्लता व क्षारकता या उदासीनता किस कारण से विकसित होती है? तो मृदा विलयन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आयंस के द्वारा, जैसे अम्लीय आयंस। अम्लीय आयंस में आते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रेट व सल्फेट आयंस। ऐसे ही मृदा विलयन में पाए जाने वाले जैसे क्षारीय आयंस। क्षारीय आयंस में है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम व हाइड्रोक्सिल आयन। अगर मृदा विलयन में हाइड्रोजन आयन, नाइट्रेट या सल्फेट आयंस की अधिकता होती है तो मृदा की प्रकृति कैसी बन जाती है? अम्लीय। ऐसे मृदा विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या सोडियम आयंस की अधिकता होती है तो मृदा की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। साथ ही देखा जाए, जब मृदा विलयन में H+ आयन की सांद्रता हाइड्रोक्सिल आयन की तुलना में क्या होती है? अधिक। उस स्थिति में कौन सी मृदाओं का निर्माण होगा? अम्लीय मृदाओं का निर्माण। ऐसे ही जब मृदा विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन की तुलना में या हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता हाइड्रोजन आयन की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। उस स्थिति में कौन सी मृदाओं का निर्माण होगा? क्षारीय मृदाओं का। और जब हाइड्रोजन व हाइड्रोक्सिल आयन दोनों का मान बराबर रहता है उस स्थिति में उदासीन मृदाओं का निर्माण होता है। यह मृदा की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। ठीक है, अब इससे आगे हम देखते हैं कि ये मृदा की अम्लता व क्षारकता किसी यंत्र के द्वारा मापी जाती है और उसकी परास कितनी होती है। देखिए, मृदा की अम्लता व क्षारकता को मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं? पीएच स्केल। मृदा की अम्लता व क्षारकता को मापने का यंत्र है पीएच स्केल और इसका पूरा नाम है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। इस पीएच स्केल का आविष्कार किया था सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में। पीएच स्केल का जनक किसको माना जाता है? सोरेनसन को माना जाता है और इन्होंने 1909 में पीएच स्केल का आविष्कार किया था। पीएच परास देखा जाए तो यहाँ 0 से लेके और 14 के मध्य पीएच परास होती है, 0 से लेके 14 के मध्य। इसमें यहाँ 1 से लेके या 0 से लेके 7 के मध्य अम्लीय मृदाएं और 7 से लेके 14 के मध्य क्षारीय या लवण क्षारीय मृदाएं। ये जो अम्लीय मृदाएं निर्मित होती हैं यह आर्द्र क्षेत्रों में और क्षारीय मृदाएं निर्मित होती हैं शुष्क क्षेत्रों में या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में निर्मित होती है। तो पीएच परास 0 से लेके 14 के मध्य, लेकिन मृदा की मृदा पीएच 4 से लेके 10 के मध्य अधिक होता है। मृदा पीएच का मान 4 से लेके 10 पीएच के मध्य। फसलोत्पादन हेतु सबसे उपयुक्त पीएच, फसलोत्पादन हेतु उपयुक्त पीएच, फसलोत्पादन हेतु उपयुक्त पीएच का मान होता है 6 से लेके 8 या
6.5 से लेके 7.5 के मध्य। फसल उत्पादन हेतु सबसे उपयुक्त पीएच माना जाएगा 6.5 से लेके 7.5 के मध्य, या इसे 6 से लेके 8 के मध्य भी माना जा सकता है। उसके बाद में हम देखते हैं पीएच का निर्धारण। थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से देखेंगे इसको। देखा जाए तो शुद्ध जल आसानी से वियोजित होने वाला होता है, और ये H+ व हाइड्रोक्सिल आयन में क्या हो जाता है, आसानी से वियोजित, कम तापमान के ऊपर। शुद्ध जल का जो आयनिक गुणनफल होता है, शुद्ध जल का आयनिक गुणनफल 22 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 10⁻⁻14 होता है। और शुद्ध जल का जो आयनिक गुणनफल होता है वह इसे यूं भी प्रदर्शित कर सकते हैं, H+ आयंस व हाइड्रोक्सिल आयंस, H+ आयंस व हाइड्रोक्सिल आयंस। इन दोनों की सांद्रता का क्या होता है, गुणनफल। ये जो 10⁻⁻14 है यह ग्राम प्रति लीटर। यहाँ पर पीएच का मान किस में ज्ञात किया गया, ग्राम प्रति लीटर में। उसके बाद में 1909 में SPL सोरेनसन ने पीएच स्केल के द्वारा इसे घातांक के रूप में प्रदर्शित किया। पीएच स्केल के द्वारा किस में ज्ञात किया, इसको घातांक के रूप में। इसके अनुसार देखो पीएच बराबर पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पीएच का मान होता है लॉग माइनस का लॉग, और अगर इसको हम धनात्मक में देखना चाहे तो पीएच बराबर हो गया log 1/H+ आयंस। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन के अनुसार ही हाइड्रोक्सिल आयन की भी क्या ज्ञात की जाती है, सांद्रता, वो ज्ञात की जाती है POH। तो PH + POH इन दोनों का जो मान होता है वो कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, तो पीएच स्केल का आविष्कारक किसको माना जाता है, SPL सोरेनसन को। उसके बाद में हम देखते हैं मृदा पीएच में परिवर्तन। मृदा पीएच में परिवर्तन, मृदा के पीएच में परिवर्तन किन कारणों के द्वारा हो सकता है, तो मृदा पीएच में जो परिवर्तन होता है वो 2 कारणों के द्वारा होता है। एक होता है अम्लीय कारक और एक होता है क्षारीय कारक, या अम्लीय उत्पादक कारक या क्षारीय उत्पादक कारक। अम्लीय उत्पादक कारक और एक होता है क्षारीय या भस्म उत्पादक कारक। अम्लीय उत्पादक कारकों की बात करें तो जैसे कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन हो रहा है मृदा में, और कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन के पश्चात मृदा में कार्बनिक व अकार्बनिक अम्लों का निर्माण हो रहा है। कार्बनिक व अकार्बनिक अम्लों का निर्माण हो रहा है। कार्बनिक अम्ल का उदाहरण है H2CO3, और अकार्बनिक है जैसे H2SO4 और HNO3। ये अम्ल वियोजित होकर कौन से आयन्स की सांद्रता को बढ़ाते हैं, H+ आयन की सांद्रता को बढ़ाते हैं, और H+ आयन की सांद्रता बढ़ने के कारण से कौन सी मृदाएं विकसित होती हैं, अम्लीय, या अम्लीयता बढ़ेगी, या और कौन सी मृदाओं का निर्माण होगा, अम्लीय मृदाओं का। या इसे यूं भी कह सकते हैं मृदा का पीएच क्या होगा, कम होगा। साथ ही अगर देखा जाए नेक्स्ट है क्षारों की लीचिंग। क्षारों की लीचिंग, अम्लीय मृदाओं का जो निर्माण होता है यह मुख्य रूप से आर्द्र क्षेत्रों में या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, क्योंकि अधिक वर्षा के कारण से मृदा के ऊपरी संस्तर में से क्षार बहकर निचले संस्तरों में चले जाते हैं। उस क्रिया को क्या बोलते हैं, लीचिंग। तो लीचिंग क्रिया के द्वारा क्षारों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और ऊपरी परत में अम्ल की मात्रा बढ़ने के कारण से कौन सी मृदाओं का विकास हो जाता है, अम्लता बढ़ेगी या अम्लीय मृदाएं विकसित। क्षारों के लीचिंग के द्वारा कौन सी मृदाओं का निर्माण होता है, अम्लीय मृदाओं का।
उसके बाद में देखो सारे उत्पादक कारक कौन कौन से होते हैं जो कि सार्यता को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं या सारे मृदाओं के निर्माण में सहायक होते हैं। जैसे मृदा निर्माण में अगर विनियमशील भस्म जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, अगर इनकी अधिकता होती है तो ये मृदा में किसको बढ़ाने में सहायक होते हैं? क्षारकता को। क्षारकता को बढ़ाने में सहायक होंगे तो मृदा की प्रकृति भी कैसी बन जाएगी? क्षारीय प्रकृति की बन जाएगी। दूसरा कारक है जैसे लीचिंग की कमी। लीचिंग क्रिया, लीचिंग क्रिया से तात्पर्य है कि जो क्षारीय मृदाएं या लवण क्षारीय मृदाएं विकसित होती है वो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है और कम वर्षा के कारण से क्षार बहकर निचले संस्तरों में नहीं पहुंच पाते और ऊपरी परत में क्षारों की अधिकता के कारण से मृदा का पीएच भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। यह मृदाएं क्षारीय प्रकृति की बनती जाती है। ठीक है, तो ये दो कारक थे अम्लता या मृदा पीएच में परिवर्तन करने के लिए जिम्मेदार। उसके बाद में हम देखते हैं मृदा पीएच व पोषक तत्वों की प्राप्यता, इसके मध्य क्या संबंध होता है कि पोषक तत्व किस पीएच पर आसानी से उपलब्ध होते हैं और उनकी उपलब्धता को पीएच किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो देखा जाए तो औसत पीएच यानी कि औसत पीएच कितना 6.5 से लेकर 7.5 के मध्य सभी पोषक तत्व आसानी से उपलब्ध होते हैं। लेकिन इस यहाँ पर हम इस इमेज में देख रहे हैं कि ये पीएच यहाँ पर न्यूनतम है 4 और यहाँ पर कितना है 10। इस आरेख में देखा जाए तो यहाँ 6 तक या 6.5 तक ये जो आरेख प्रदर्शित कर रहा है इसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता क्या है? कम। और जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहे हैं तो पोषक तत्वों की उपलब्धता क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। और इस तरफ यहाँ देखा जाए तो शुरुआत में भी यानी कि अम्लीय मृदाओं में पोषक तत्वों की उपलब्धता है उदासीन पर सामान्य, और फिर बाद में क्षारीय की तरफ या पीएच की तरफ बढ़ते जाते हैं तो इनकी उपलब्धता क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। इसे हम यूँ भी डिवाइड कर सकते हैं जैसे मुख्य पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व, और एक होते हैं जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व मुख्य पोषक तत्वों में एन, पी, के, कैल्शियम, मैग्नीशियम व सल्फर, ये मुख्य रूप से कौन से मृदाओं में पाए जाते हैं? क्षारीय मृदाओं में, यानी कि इनकी उपलब्धता क्षारीय मृदाओं में आसानी से हो सकती है। ऐसे ही सूक्ष्म पोषक तत्व है जैसे फेरस, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर, मैग्नीज। साथ ही अगर देखा जाए तो बोरोन और मोलिब्डेनम, ये इनमें क्या है? अपवाद है। तो बोरोन मुख्य रूप से कौन से मृदाओं में आसानी से उपलब्ध होता है? उदासीन मृदाओं में। फास्फोरस व बोरोन कौन से मृदाओं में आसानी से उपलब्ध होते हैं? उदासीन मृदाओं में। और मोलिब्डेनम मुख्य रूप से कौन सी मृदाओं में? हल्की क्षारीय में। ये मोलिब्डेनम, ये दो अपवाद हैं। जो मोलिब्डेनम मुख्य पोषक तत्वों के साथ या सारे मृदाओं में आसानी से उपलब्ध होने वाला होता है, और बोरोन होता है वह उदासीन मृदाओं में आसानी से उपलब्ध होने वाला होता है। साथ ही मुख्य पोषक तत्वों में यहाँ से फास्फोरस होता है, ये भी मुख्य रूप से कौन सी मृदाओं में आसानी से उपलब्ध होता है? उदासीन मृदाओं में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मृदा पीएच व इसका सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। देखिए कवक, जीवाणु, एक्टिनोमाइसिटीज, ये मृदा सूक्ष्म जीव है। ऐसे ही शैवाल या राइजोबियम, ये किस पीएच पर मृदा में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है? तो देखा जाए तो सूक्ष्म जीवों की जो सक्रियता है वो उदासीन मृदाएं या 6.5 से 7.5 के मध्य सबसे ज़्यादा होती है। फिर भी इनमें जो कवक होता है ये अम्लीय मृदाओं में भी आसानी से वृद्धि करने वाला होता है, इसलिए अधिकतर आद्र क्षेत्रों में जो फसलों में रोग होते हैं वो कवक जनित होते हैं। और साथ ही देखा जाए तो हल्के लवणसारीय या उदासीन मृदाओं में कवक, जीवाणु और एक्टिनोमाइसिटीज, इनमें क्या होती है? प्रतिस्पर्धा होती है। यानी कि एक्टिनोमाइसिटीज है वो हल्के लवणसारीय मृदाओं में अधिक वृद्धि करने वाला होता है, और जीवाणु औसत में। तो कवक 4 से लेके
कवक 3 से लेके 9 pH तक आसानी से वृद्धि करने वाला होता है। ऐसे ही जीवाणु 6 से लेके 8 pH पर आसानी से वृद्धि करते हैं। और एक्टिनोमाइसिटीज़ है, ये 6 pH से अधिक पर आसानी से वृद्धि करने वाले होते हैं। और शैवाल व राइजोबियम ये भी 6 से लेके 8 pH पर आसानी से वृद्धि करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हम, देखो फसलोत्पादन हेतु सबसे उपयुक्त pH, यानी कि फसलोत्पादन में सूक्ष्म जीवों हेतु उपयुक्त pH वो भी कितना होगा, 6 से 8 के मध्य। एक साथ ही हम देखें कि मृदा में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनका क्रम कैसा होता है, वहाँ से एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। जैसे सामान्य मृदाओं में प्रति ग्राम मृदा में वजन के आधार पर सूक्ष्म जीवों का क्रम, किसके आधार पर, कि सामान्य मृदाओं में प्रति ग्राम मृदा में वजन के आधार पर सूक्ष्म जीवों का क्रम। तो प्रति ग्राम मृदा में सबसे ज़्यादा सूक्ष्म जीव पाया जाता है कवक, वजन के आधार पर। उसके पश्चात जीवाणु, उसके पश्चात एक्टिनोमाइसिटीज, और फिर सबसे कम पाया जाता है जैसे शैवाल। इसी के साथ देखें तो प्रति ग्राम मृदा में संख्या के आधार पर कौन से सूक्ष्म जीव की या कौन सा सूक्ष्म जीव अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो मृदा में सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाने वाला सूक्ष्म जीव होता है जीवाणु। उसके पश्चात कवक, वही एक्टिनोमाइसिटीज, और फिर लास्ट में शैवाल। ये क्वेश्चन सुपरवाइजर में भी पूछा गया है। उसके बाद में देखा जाए तो यह क्रम अम्लीय मृदाओं में कैसा होता है, कि अम्लीय मृदाओं में प्रति ग्राम मृदा में वजन के आधार पर सूक्ष्म जीवों का क्रम, और एक होता है जैसे क्षारीय या सूक्ष्म मृदाओं में सूक्ष्म जीवों का क्रम। देखिए अम्लीय मृदाओं में, जैसा मैंने बताया कि अम्लीय मृदाओं में सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा होता है, कवक। तो सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है, कवक की। उसके पश्चात है जीवाणु, फिर है शैवाल, और सबसे कम वृद्धि करते हैं एक्टिनोमाइसिटी। क्षारीय या सूक्ष्म मृदाओं में सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है एक्टिनोमाइसिटीज़ की। उसके पश्चात है जैसे जीवाणु, फिर कवक, और फिर है शैवाल। ये मृदा में सूक्ष्म जीवों का क्रम होता है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं मृदा pH। मृदा pH व फसलोत्पादन पर pH का प्रभाव किस प्रकार से होता है। तो देखा जाए तो औसत pH पर सभी फसलें आसानी से वृद्धि करने वाली होती हैं, लेकिन आलू, कपास, जैसे आलू व कपास, इनकी खेती के लिए हल्की अम्लीय मृदाएं यानी कि 5 से लेके 6 pH उपयुक्त माना जाता है। ऐसे ही चाय व धान, इनके लिए अम्लीय मृदाएं उपयुक्त मानी जाती है। इसकी खेती हेतु 4 से लेके 6 pH उपयुक्त माना जाएगा इनकी खेती हेतु। और सामान्य फसलोत्पादन हेतु, सामान्य में अगर सभी का हम देखते हैं तो 6 से 8 pH या 6.5 से लेके 7.5 के मध्य उपयुक्त pH माना जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि pH की कमी या अधिकता के कारण से फसलों में विभिन्न प्रकार के दैहिक विकार भी उत्पन्न होते हैं। तो देखा जाए तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम फूल गोभी से। फूल गोभी में देखो, एक तो होता है व्हिपटेल रोग, और एक रोग होता है ब्राउनिंग। व्हिपटेल रोग और ब्राउनिंग रोग। ये जो व्हिपटेल रोग होता है ये अम्लीय मृदाओं में होता है। कौन से मृदाओं में उत्पन्न होता है, अम्लीय मृदाओं में। और ब्राउनिंग रोग है ये हल्की क्षारीय मृदाओं में। और किसके कारण से उत्पन्न हो रहा है, व्हिपटेल रोग अम्लीय मृदाओं में किसकी कमी से, मोलिब्डेनम की कमी से। किसकी कमी से, मोलिब्डेनम की कमी से।
और ब्राउनिंग रोग है वो बोरोन की कमी से। क्योंकि हमने अभी पीछे देखा है कि जो मोलिब्डेनम है यह लवणसारीय है या उदासीन मृदाओं में इसकी प्राप्यता अधिक होती है, और जो बोरोन है इसकी उदासीन मृदाओं में या उपलब्धता अधिक होती है। तो सारे मृदाओं में इसकी उपलब्धता क्या हो जाती है? कम। ऐसे मोलिब्डेनम की अम्लीय मृदाओं में उपलब्धता क्या होती है? कम होती है, और ये फिर फसलों में क्या उत्पन्न करते हैं? देह की विकार। उसके बाद में हम देखते हैं कि मृदा पीएच का निर्धारण किन विधियों के द्वारा किया जाता है। तो शॉर्ट में देखते हैं मृदा पीएच का निर्धारण। मृदा पीएच का निर्धारण, मृदा पीएच का निर्धारण देखा जाए तो देखो इसकी दो प्रमुख विधियां हैं। एक तो है इलेक्ट्रोमेरिक विधि, इलेक्ट्रोमेट्रिक विधि, और एक है रंगमापी विधि। एक कौन सी है? रंगमापी विधि। देखो देखा जाए तो सबसे उत्तम विधि, पीएच ज्ञात करने की सबसे उत्तम विधि मृदा पीएच हेतु सबसे उत्तम विधि किसको माना जाता है? इलेक्ट्रोमेरिक विधि। और इसमें एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम में लिया जाता है, और इसका जो अनुपात होता है वो 1:2:5 होता है। यानी कि मृदा, ये है मृदा की मात्रा और ये है आसुत जल की मात्रा। इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जैसे मृदा की मात्रा 20 ग्राम है तो उसमें आसुत जल कितना काम मिलेंगे? 50 ml जल काम मिलेंगे। और फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा इसका पीएच ज्ञात करके हम इसका पीएच मालूम कर सकते हैं। दूसरी है देखो रंगमापी विधि। एक बात इसमें यह भी देखा जाए तो ये जो विधि है यह 10 पीएच पर भी आसानी से मृदा का पीएच ज्ञात कर सकती है, और जो रंगमापी विधि है यह 8 पीएच तक ही आसानी से पीएच का निर्धारण कर सकती है। और इस रंगमापी विधि में एक स्लाइड के तौर पर, यानी कि देखा जाए तो मृदा विलयन में 4-5 बूंदे इंडक्टर की डाली जाती हैं, और फिर मृदा विलयन का जो रंग होता है उसको पीएच स्केल के कलर के या रंग के अनुसार देखकर और फिर पीएच का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक कंप्लीट, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।